नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लोक भवन सभागार लखनऊ में निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित 701 वन दारोगाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया और संबोधित किया। तो तस्वीरें दिखा रहे जहां मुख्यमंत्री योगी ने नियुक्ति पत्र वितरित किया है और इस बीच आपको बताते चले तमाम अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। जो दरोगाए थे, जो चयनित दरोगाए थे, उन्हें नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से वितरित किया गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे वन दरोगाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित भी किया। और वहीं लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक ली, जिसमें उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री शामिल हुए और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यह अहम बैठक की जा रही है, जहां बैठक में तमाम बातों का जिक्र किया गया और बेहद अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है, जिसकी अध्यक्षता खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक की गई है और बैठक में तमाम आला अधिकारी भी मौजूद हैं, जिनको दिशा निर्देश देते हुए मुखिया नजर आ रहे हैं। और वहीं मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद कैबिनेट निर्णयों की जानकारी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आज मंत्रिपरिषद के समक्ष जो अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुए हैं, उसमें से ये एक तो हमारे विभाग का है, यह है गारंटी रिडेम्पशन फंड। जी, उत्तर प्रदेश की सरकार विभिन्न विभागों को जो धन दिलवाती है, बैंक से लेती है, जैसे अवस्थापना, औद्योगिक विकास, सहकारिता, चीनी उद्योग, ग्राम विकास, इन विभागों को विभिन्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो कर्जा दिया जाता है, ये 1,63,399.82 करोड़ रुपए का गारंटी उत्तर प्रदेश सरकार ने ली। 1,63,399.82 करोड़, ये 31 मार्च 24 तक था। तो सीएजी ने भी कहा था 82 करोड़, वित्त आयोग ने भी, सीएजी ने भी और रिजर्व बैंक ने भी इसको कहा था कि एक उत्तर प्रदेश में गारंटी रिडेम्पशन फंड बनाया जाए, जो कि किसी भी प्रकार का अगर कोई डिफॉल्ट होता है इन विभागों से, तो उस गारंटी रिडेम्पशन फंड से उसका भुगतान किया जाए। उसमें कम से कम 5% की धनराशि रखी जाए, अर्थात 8,170 करोड़ रुपए इसके लिए रखे जाएगा, जो इसका 5% है, जो हमारे वर्तमान में जो, अरे भाई सुनते तो है नहीं, ध्यान सुनने में नहीं है, 8,170 करोड़ इसका एक गारंटी रिडेम्पशन फंड बनाया जाएगा और इसमें 1,634 करोड़ रुपया का प्राविधान हर वर्ष बजट में किया जाएगा, जिससे किसी प्रकार का डिफॉल्ट होने से इससे पेमेंट हो सकता है, रीपेमेंट किया जा सकता है। नहीं, ये मैंने आपको बताया कि ये 19 राज्यों में ऐसा बना, जो हमारा सीएजी, केंद्रीय वित्त आयोग और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनकी संस्तुति थी कि इस प्रकार का एक फंड जनरेट किया जाए, तो मैंने कर दिया। आज मंत्रिपरिषद की उस पर सहमति मिल गई है, अब इसको अकॉर्डिंगली प्रोसीड किया जाएगा। इसके साथ ही जो हमारा नेक्स्ट आइटम है वो है
उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति वाला स्थगित हो गया है। कानपुर विकास प्राधिकरण के विस्तार की सीमा जी, कानपुर में जो हमारे करीब 80 गांव हैं जो विकास प्राधिकरण में जोड़ दिए गए हैं। इनका सुनियोजित विकास होगा और हर तरह से ये डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नए शहरों का समग्र कानपुर विकास प्राधिकरण 10वां है। गांव जो है ये सर्किल में है या कोई ब्लॉक है उसी के? जी, 80 गांव जो कानपुर में दिए हैं वो इसी खास मतलब सर्किल में लिए हैं या एक कोई ब्लॉक खास कर देंगे? नहीं, अलग अलग है, डिफरेंट क्षेत्रों के हैं। यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं अधिनियम 1973 की धारा 3 के अंतर्गत शासकीय अधिसूचना के अंतर्गत 11 सितंबर 2074 द्वारा कानपुर विकास प्राधिकरण घोषित किया गया था। इसमें सचिव कानपुर विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक 19/1/24 द्वारा प्राधिकरण बोर्ड की 139वीं बैठक में 19/12/23 से अनुमोदन उपरांत कानपुर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र की सीमा विस्तार का वर्तमान प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार 1024 द्वारा कानपुर विकास प्राधिकरण के उप सीमा विस्तार प्रस्ताव को औचित्यपूर्ण पाया गया। प्रकरण में कानपुर विकास प्राधिकरण 19/1/24 द्वारा उपलब्ध कराए गए मुख्य नगर ग्राम एवं नियोजक उत्तर प्रदेश लखनऊ 1424 द्वारा की गई संस्तुति परामर्श यथा पंचायती राज विभाग, नगर विकास, वित्त विभाग, राजस्व विभाग, न्याय विभाग, औद्योगिक विकास द्वारा प्रदान की गई अनापत्ति परामर्श के अनुरूप विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र की सीमा के संबंध में शासन द्वारा पूर्व के निर्गत समस्त सूचनाओं को अतिक्रमित करते हुए उनमें सम्मिलित समस्त क्षेत्र राजस्व ग्राम एवं वर्तमान में प्रस्तावित 80 राजस्व ग्रामों को कानपुर क्षेत्र में अधिसूचित किया जाना, ये आज मंत्री परिषद के द्वारा इसमें सहमति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त हमने 3000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया था कि हम जो शहरी क्षेत्र है उसके विस्तार के लिए उसके तहत आज 9 अभिकरणों को सहारनपुर, मथुरा, वृंदावन, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद, खुर्जा, बांदा एवं मेरठ विकास प्राधिकरणों को हमने 14 योजनाओं में सीड कैपिटल के रूप में 4164.16 करोड़ रुपया अनुमोदित किया है, जिसमें से 9 विकास प्राधिकरणों को सीड कैपिटल के रूप में हम पैसा उपलब्ध करा रहे हैं। जो हमारी योजना है जिसके तहत हमने 3000 करोड़ रुपए की बजटीय व्यवस्था कर रखी है। वर्ष 2024-25 में नए शहरों का समय एवं समुचित विकास के मद में ये व्यवस्था पहले से है, जिसमें हमने भूमि को खरीद करने के लिए, भूमि अर्जन के लिए 50% पैसा इसमें से दिया जा रहा है इन 9 विकास प्राधिकरणों को और आवास विकास परिषद को, ताकि ये लोग सीड कैपिटल के रूप में इसको पैसा को इस्तेमाल करें और 20 वर्ष की अवधि तक ये पैसा जो है उनके पास रहेगा और इससे ये अपना विस्तार भी करेंगे और सुनियोजित विकास करेंगे। 4164.16 करोड़ रुपया अनुमोदित हुआ है, जिसमें से 1285 करोड़ रुपए की किस्त इस साल 24-25 में अब मुक्त की जा रही है। यानी कि 9 विकास प्राधिकरण के लिए ये पैसा अनुमोदित किया गया। ठीक है, नाम तो अभी बताया पूरे, बहुत स्पीड से बताया। सहारनपुर, मथुरा,
सहारनपुर, मथुरा, वृंदावन, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद, खुर्जा, बांदा एवं मेरठ विकास प्राधिकरण। को ये पैसा 1285 करोड़ रुपया, 1285 करोड़ रुपया जो अब मुक्त किया जा रहा है। इसके साथ ही लखनऊ में जो आवास विकास परिषद को जो धन उपलब्ध कराया जा रहा है, गृह स्थान योजना संख्या 1, मोहनलालगंज, लखनऊ, चांदसराय, कासिमपुर, बिरवा, हबुआपुर, मोअज्जम नगर, सटवारा, सिद्धपुरा, भटवारा, पहाई नगर, टिकरिया, कबीरपुर, मगुआ, बेली। ये जो है आवास विकास परिषद को 3 योजनाओं के तहत लखनऊ में पैसा इन 9 विकास प्राधिकरणों के अतिरिक्त दिया जा रहा है। ₹150 करोड़, 150 करोड़। चांदसराय, कासिमपुर, बिरुआ, हबुआपुर, मोअज्जम नगर, सटवारा, सिद्धपुरा, भटवारा, पहाई नगर, टिकरिया, कबीरपुर, मगुआ, बेली। कुल इसके लिए जो क्वांटिफाई हुआ है वो 937 करोड़ रुपया। और 150 करोड़ रुपया 24-25 में मुक्त होगा, यानी 1285 में करोड़ रुपया 24-25 में इस बार मुक्त होगा। और टोटल इनको दिया जाना है 4164.16। ये अनुमोदित हुआ है। तो जो भी अनुमोदित उसका 50% पैसा शासन सीड कैपिटल के रूप में दे रहा है। ठीक है, लखनऊ विकास प्राधिकरण प्लस आवास विकास परिषद की 3 योजनाएं, यानी 14, टोटल 14 योजनाओं में सीड कैपिटल के कुल। ठीक है, इसके अलावा उसके मुख्यमंत्री शहरी वन हो गया, मेट्रो हो गया, इसके अलावा उसको बचा है। एक हमारा जीएसटी का संशोधन है, इसमें खासतौर से एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल जो अभी तक जीएसटी के दायरे में था, अब वो उत्तर प्रदेश बैठ आ जाएगा। जीएसटी से दायरे निकलकर एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल ENA इसको कहते हैं। ये मदिरा बनाने के काम में आता है। किस पर?
अरे उत्तर प्रदेश की आमदनी बढ़ रही है जी। आम आदमी को ये फर्क ये पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की आमदनी बढ़ेगी जीएसटी से बाहर। देखिए जीएसटी जो कलेक्ट करते हैं उसमें हमको 50% मिलता है। 50% केंद्र का हिस्सा बचा है हमारा। अब इसमें हमको 100% मिलेगा। एक तो ये है फायदा। दूसरे जो संशोधन आज हुए हैं, ये जो सेंट्रल एक्ट है जीएसटी का, उसमें ये संशोधन पहले से हो चुके हैं। हमें उसी के अनुपालन में राज्य में ही उसका फायदा मिले। व्यापारियों को समय समय पर होने वाली असुविधाओं को, जो प्रक्रियात्मक असुविधाएं हैं, उनको दूर करने के लिए हमने कुछ संशोधन लाए हैं। खासतौर से अभी तक जैसे प्रेजेंट होते हैं किसी अथॉरिटी के सामने, तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से वो प्रेजेंट हो सकते हैं। घृण्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं को सशक्त करने में जुटी हुई है। योगी सरकार महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में त्वरित न्याय और सहायता सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं की लंबित क्षतिपूर्ति को जल्द निस्तारित करने का आदेश दिया गया और ये निर्णय राज्य की रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना के तहत लिया गया, जिसमें 2024-25 के लिए 50 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की गई है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार निर्वाहक आलोक कुमार 24 नवंबर को लखनऊ में अहिल्याबाई होलकर रात्रि शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम के संबंध में लोक माता अहिल्याबाई होलकर रात्रि शताब्दी समारोह समिति अवध प्रांत की ओर से शुक्रवार को विश्व संवाद केंद्र जियामऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। समिति के संयोजक राजकिशोर ने बताया कि लोक माता अहिल्याबाई का जीवन भारतीय इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सामान्य परिवार की बालिका से एक असाधारण शासनकर्ता तक की उनकी जीवन यात्रा आज भी प्रेरणा का महान स्रोत है। पुण्य श्लोक लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के 300वें जन्म जयंती के अवसर पर त्रिशताब्दी समारोह का आयोजन पूरे देश के अंदर हो रहा है। इसमें अपने अवध प्रांत का एक भव्य शुभारंभ का कार्यक्रम लखनऊ के अंदर सीएमएस गोमती नगर विस्तार में 24 नवंबर सायंकाल 3 बजे रविवार के दिन होना सुनिश्चित हुआ है, जिसमें उदयराजे होलकर जो लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के वंशज हैं और मुख्य अतिथि के नाते श्री आलोक कुमार जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह है, इस नाते इस कार्यक्रम में रहेंगे। और समिति की हमारी केंद्रीय सचिव माला ठाकुर जी इस कार्यक्रम में सहभागिता करेगी। पूज्य संत महंत वैदेही वल्लभ शरण जी महाराज अयोध्या से इस कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे प्रांत के अंदर आने वाली पीढ़ी इनके जीवन के बारे में जान सके, उसके लिए कुछ कार्यक्रम जैसे नाटक है, डॉक्यूमेंट्री है, फिल्म है, पुस्तक विमोचन है, साहित्य का विमोचन और पूरे साहित्य वितरण, कैलेंडर वितरण, स्टिकर, फोल्डर, इस सब प्रकार का आने वाले प्रतिभागियों को उपलब्ध कराया जाए। इस प्रकार का एक भव्य आयोजन 24 नवंबर को है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आप सबका स्वागत है। और नोएडा सेक्टर 12 स्थित एक स्कूल में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव महिला उत्थान के कार्यक्रम में पहुंची। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपर्णा यादव के साथ अन्य वरिष्ठ पदों पर कार्यरत महिलाएं भी उपस्थित रहीं। प्रेरणा मंच परिवर्तन के कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन करके शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के बाद उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं सभी को यह संदेश देना चाहती हूँ कि आज बहुत अच्छा अहिल्याबाई होलकर जी पे एक अंक का प्रदर्शन हुआ है और उसको हमने विमोचन किया उसको मैगजीन के रूप में। ये संघ का ये नारी शक्ति वंदन यज्ञ है, जिसमें आपने देखा कि बहुत सारी नोएडा और आसपास के जिलों की महिलाएं आई हैं यहाँ पर। और मैं समझती हूँ और गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की टीम से मिले, जहां गृह मंत्री ने फिल्म की सफलता के लिए पूरी टीम को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि फिल्म की तारीफ इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि फिल्म ने सच बताने के साहस का साहस किया है। ये फिल्म झूठ,
और भ्रामक तथ्यों को उजागर कर उस सच्चाई को सामने लाती है जिसे राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए लंबे समय से दबाया गया था। बता दें कि इस मौके पर फिल्म के अभिनेता विक्रांत मैसी, अभिनेत्री रिद्धि डोगरा, निर्माता एकता कपूर सहित फिल्म के डायरेक्टर भी मौजूद रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े का बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तावड़े ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के एक दिन पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया जी, इन्होंने ये वक्तव्य किया कि नाला सोपारा के चुनाव क्षेत्र में एक होटल में विनोद तावड़े 5 करोड़ रुपया बांटते हुए पकड़े गए। इस प्रकार का झूठ जो वहां चुनाव आयोग और पुलिस को कुछ मिला नहीं, उन्होंने मेरे बारे में कहा। कांग्रेस की यह आदत है कि झूठ फैलाना, लेकिन आप 40 साल से काम करने वाले मेरे जैसे एक सामान्य घर से आए हुए कार्यकर्ता की बदनामी करने का प्रयास किया, उसकी पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया। कई भाजपा के कार्यकर्ता हैं, कई मेरे। और प्रयागराज महाकुंभ भारतीय संस्कृति का दर्पण बने, प्रदेश की योगी सरकार इसका सतत प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग की तरफ से इसे लेकर विविध आयोजन किए जा रहे हैं और इससे आस्था के इस महासमागम में आस्था और अध्यात्म के विविध रंगों के साथ समृद्ध भारतीय संस्कृति के भी स्वरूपों के दर्शन होंगे। आपको बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ में सनातन धर्म की धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं के दिव्य और भव्य दर्शन के साथ भारत की समृद्ध भारतीय संस्कृति की झलक भी दिखेगी। संस्कृति विभाग की तरफ से इसे लेकर कई आयोजन किए जाएंगे। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक त्रिवेणी में पुण्य स्नान करने के बाद भारतीय संस्कृति के विविध आयामों में भी अवगत हो सकें, इसके लिए सबसे पहले कला कुंभ का आयोजन होगा। और वही योगी सरकार प्रयागराज के महाकुंभ की दिव्य और भव्य स्वरूप प्रदान करने की पूरी कोशिश कर रही है। प्रयागराज नगरी के साथ ही जिले में गंगा किनारे स्थित निषादराज गुहा की राजधानी रहे श्रृंगेश्वरपुर में धाम का भी कायाकल्प कर रही है। जी हां, बता दें कि श्रृंगेश्वरपुर में धाम में धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के साथ रूरल टूरिज्म की भी संभावनाएं विकसित हो रही है। बता दें कि धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के साथ श्रृंगेश्वरपुर धाम को जो है ग्रामीण पर्यटन के साथ जोड़कर विकसित करने का रोड मैप तैयार कर लिया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। नमस्कार।